In this class, we are going to study about the differences between cross-pollination and self-pollination. So we have already studied the basic properties and what self-pollination is and what is cross-pollination. We had studied various means or various adaptations towards the various types of pollination. For example, in the case of entomophilus or anemophilus or hydrophilus, and there were various other types of flowers and their adaptations. So we have studied about the details of these two types of pollination. So in this class, we are going to differentiate it between these two, and we are going to see on what grounds or in what points this and this varies, or this and this is different from each other. So first of all, we are going to see the first point, and that is the definition, and the definition is pollen grains are transferred from the stigma to the stigma of the same or genetically similar flower. यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, वो या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर होगा या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे होगा, लेकिन वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जेनेटिकल सिमिलैरिटी होनी चाहिए और वहां पर जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि यहां पर जो ट्रांसफर होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा. यानी कि यहां पर एक ही प्लांट के दो फ्लावर हो सकते हैं या एक ही फ्लावर हो सकता है उसी का एंथर और स्टिग्मा का. बट हियर यहाँ पर जो होने वाला है क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए और उनके फ्लावर्स होने चाहिए जो कि जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. उसके बाद इफ यू सी द सेकंड पॉइंट, दैट इज द एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पर अगर हमें करना है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि एक ही फ्लावर का स्टिग्मा अगर उसी के स्टिग्मा पर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा तो दोनों को साथ में मैच्योर होना पड़ेगा. दैट इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर शुड बी इन सिंक विद द एंथर मैच्योरेशन, because if the stigma is matured or the anther is matured, so in either case pollination cannot be successful to a very certain degree. But in this case what happens that anther and stigma mature and at different times. यानी कि यहाँ पर जो हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, that is the stamen and the pistil is maturing simultaneously, and here it is maturing at different times. So this is the point of difference in the second statement. Now the third statement says it occurs in open as well as closed flowers. So we had seen in the case of chasmogamy and in the case of cleistogamy what this means. So there are two types of flowers. One is called as open flower and the other is closed flower. So the open flower is called as chasmogamous flower and the other type is the cleistogamous flower. So cleistogamous flowers are called closed flowers. These never open. Pollination and everything takes in them in the closed state. That is, ये फूल कभी खिलते ही नहीं है, ये हमेशा closed रह जाते हैं. And the other is open. That is the chasmogamous flower. तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओपन फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो सकता है. एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट अगर एक फ्लावर पर किसी दूसरे फ्लावर का आना जरूरी, फ्लावर के पॉलन ग्रेन का आना जरूरी है, तो ऑब्वियसली जब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा तो किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस पर आएगा कैसे. सो इन दैट केस ओनली ओपन फ्लावर्स कैन शो द क्रॉस पॉलिनेशन, बट ओपन फ्लावर्स एज वेल एज क्लोज्ड फ्लावर्स बोथ कैन शो दिस सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट. यानी कि यहाँ पर प्लांट को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक कि यहाँ पर एक एंथर्स का जो पॉलन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा पर जाना है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है. एंथर जैसे ही मैच्योर करेगा, रप्चर करेगा, तो पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे चला जाएगा. तो पहली चीज यहाँ पर जो इकोनॉमिकल है वो इसलिए है क्योंकि किसी दूसरे एजेंट की जरूरत नहीं है, एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो थोड़े से पॉलन ग्रेन भी होंगे तो उनकी ये प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए. लेकिन वहां पर हम किसी दूसरे एजेंट के थ्रू पॉलन ग्रेन सेंड करते हैं, चाहे एजेंट वाटर हो या एयर हो या इंसेक्ट हो, स्नेल हो, बर्ड हो, बैट्स हो, कुछ भी हो. यहाँ पर हम एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू सेंड कर रहे हैं पॉलन ग्रेन, तो इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि पॉलन ग्रेन्स का रास्ते में लॉस हो जाए,
पॉलन ग्रेन्स को जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाए, तो इसकी चांसेस वहां होती है। इसीलिए इस केस में कम पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और इस केस में बहुत ही ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और सबसे ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एनेमोफिलस फ्लावर्स में, यानी कि जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, दोज फ्लावर्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और यहां पर कम पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। देन इट इज ऑब्वियस दैट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मोर एनर्जी, मोर resources would be consumed, and here less pollen grains means less energy, less resources will be consumed. Likewise, only the pollen grains is number of pollen grains is not different in both these cases. The other point of difference is the nectar and the other things like the odor or the scent in the flower. So in this case, flower has to produce certain nectar to feed the birds or the bats or the insect. जब हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन, तो हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सारा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्ट को फीड करने के लिए, या बर्ड को, या फिर जो बैट है उसको फीड करने के लिए। तो वो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है उस नेक्टर की, तो यहाँ पर नेक्टर को बनाने में रिसोर्स भी नहीं यूज होगा, एनर्जी भी नहीं यूज होगा। उसके अलावा सेंट से भी बहुत सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाता है। ये सेंट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रोज या जैस्मिन में बुरा अच्छा स्मेल होता है, अगर हम एमोर्फोफेलिस की बात करें तो इसमें बुरा स्मेल होता है। सो यहाँ पर आके उस सेंट को प्रोडक्शन में तो एनर्जी लगेगा ना, चाहे सेंट अच्छा हो या बुरा। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कंजम्पशन, रिसोर्स कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस केस। Now here we are seeing that external agencies are not required, क्योंकि एक ही फ्लावर के बीच में जनरली पॉलिनेशन होना होता है, तो यहाँ पर किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर बिना एजेंट के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, बैट, ये सारे हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं वहां पर, तो वहां पर ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम होता है। नाउ इट अकर्स ओनली इन परफेक्ट फ्लावर्स। तो परफेक्ट फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसमें स्टेमेन भी होंगे और पिस्टिल या कार्पेल भी होंगे, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। लेकिन इस केस में इट अकर्स इन परफेक्ट एज वेल एज इम्परफेक्ट फ्लावर्स। तो यहां पर अगर फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल दोनों है, तो जरूरी तो नहीं कि अपने ही फ्लावर से पॉलिनेट होगा या अपने ही पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेट होगा। तो ये परफेक्ट फ्लावर में भी हो सकता है और इम्परफेक्ट में कोई एक फ्लोरल होल नहीं होता है। जैसे कि मेल पार्ट होगा दैट इज स्टेमेंस होंगे तो पिस्टिल नहीं, अगर पिस्टिल हैं तो स्टेमेंस नहीं। तो इम्परफेक्ट फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पर इजीली पॉलिनेशन हो जाएगा, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा अगर सिर्फ स्टेमेन या सिर्फ स्टिग्मा है। लेकिन अगर परफेक्ट फ्लावर है, उसमें सारे फ्लोरल होल्स हैं, दैट इज एंड्रोशियम, गाइनीशियम दोनों है, तो वहां पर इजीली पॉलिनेशन का चांसेस तो होता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हमने पिछली क्लास में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा था, और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस परफेक्ट फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो भले ही यहां पर परफेक्ट फ्लावर्स होंगे, लेकिन इस केस में यहां पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी तो हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जैसे कि डाइक्लिनी, डाइकोगेमी, हेटेरोस्टिली, तो ऐसी चीजों की वजह से परफेक्ट फ्लावर्स में भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। तो यहां पर तो सिर्फ परफेक्ट फ्लावर्स चाहिए, वहां पर दोनों टाइप के फ्लावर्स में हो जाता है पॉलिनेशन। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनीज की हम यहाँ बात करें, तो यहां से हम ये पढ़ेंगे कि उसका जो सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, नेक्स्ट जनरेशन पर उसका क्या असर होने वाला है। यानी कि यहां तक हमने देखा कि क्या प्रोसेसेस हो रहे थे, उनमें वेरिएशंस क्या था। यहां से हम जनरली ये देखेंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है और क्रॉस पॉलिनेशन है, इनका अगले इनके बच्चों पर, यानी कि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है, इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन पे इनका क्या असर हो रहा है। सो इफ वी सी द होमोजाइगस कंडीशन and the heterozygous,
So homozygous is a sort of self pollination के जो रिजल्ट होते हैं उनमें होमोजाइगस जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस ऑर्गेनिज्म का या उस ऑफस्प्रिंग का, वहां पर सिमिलर अलील्स बन सकते हैं, यानी सिमिलर अलील्स कंबाइन कर सकते हैं। आपने जीन्स और एलील्स पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 10th में, वहां पे थोड़ा सा पढ़ना है जीन्स और एलील्स के बारे में। तो यहाँ पर होमोजाइगस का मतलब होता है कि जो सिमिलर एलील्स है, यानी कि कैपिटल वाले या स्मॉल वाले, यानी कि डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स। तो डोमिनेंट एलील्स या रिसेसिव एलील्स यहाँ पर साथ आ सकते हैं और उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पर सिंस पेरेंट्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है, तो पेरेंट्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हियर। सो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर किसी जीन के सिमिलर एलील्स साथ में आ सकते हैं और वहां पे डिफरेंट एलील्स साथ में आ सकते हैं। अगर डिफरेंट एलील साथ में हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, अगर सेम एलील्स हैं तो उन्हें कहते हैं होमोजाइगस। अब हम आते हैं जीन पूल की ओर। तो ये जो जीन पूल है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जीन्स को शो करता है। किसी भी स्पीशीज का एक अपना जीन पूल होता है जो कि ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है सर्टेन कंडीशंस में, जो कि हमें इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ने हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7। बट यहाँ पर हमें बस इतना जानना है कि जो जीन पूल होता है ये रिड्यूस कर सकता है, यानी कि जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं किसी भी स्पीशीज में उसको ये कम कर सकता है। लेकिन वो जो है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन न्यू स्पीशीज को फॉर्म कर, जो जीन पूल में न्यू जीन्स को फॉर्म कर सकता है या फिर वहां पर जीन पूल को कम से कम मेंटेन रखेगा। यहां पर जीन पूल कम हो सकता है लेकिन यहां पर जीन पूल मेंटेन रहता है, यानी कि अगर मान लीजिए पुराना कुछ जीन्स खत्म भी हो गया या डिलीट हो गया या किसी भी कारण से पुराना जीन्स नॉन फंक्शनल हो गया, तो यहां पे ये चांसेस होता है कि न्यू जीन्स फंक्शनल हो जाएंगे, यानी कि यहां पर न्यू जीन्स फंक्शन फॉर्म हो सकते हैं या न्यू जीन्स अपीयर हो सकते हैं, न्यू कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ स्पीशीज होता है वो या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ सकता है, लेकिन यहां पर कम भी हो सकता है, यहां पे काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। नाउ वी सी द हार्मफुल ट्रेट्स। यहां पर इट कैन नॉट एलिमिनेट, so this point is really important over here। यहां पर it can eliminate, तो इसका मतलब ये होता है कि हर स्पीशीज में कुछ हार्मफुल जीन्स या कुछ हार्मफुल एलील्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस हो सकते हैं या उस ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल हो सकते हैं। तो इन जीन्स या इन एलील्स की वजह से जो असर आता है उसे हम कहते हैं ट्रेट। यहाँ पर प्लांट्स में कुछ हार्मफुल ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि कम फोटोसिंथेसिस का होना या फिर लीव्स में क्लोरोफिल का सिंथेसिस कम होना या फिर किसी भी और जो प्लांट का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसका एक सर्टेन लेवल से कम अकर होना। तो ऐसे ट्रेट्स हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में ये जो हार्मफुल ट्रेट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाते, यानी कि प्लांट के लिए जो डैमेजिंग थिंग है यहाँ पर प्लांट उसे एलिमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट है वो एलिमिनेट कर सकता है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी कि जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो पॉलिन ग्रेन्स है वो आने वाले हैं। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजफुल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड, यानी कि यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, चाहे वो यूजफुल हो चाहे वो हार्मफुल हो। इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ पर यूजफुल लिखा है तो सिर्फ यूजफुल कैरेक्टर्स प्रिजर्व होंगे, यहाँ पर हर तरह के कैरेक्टर्स प्रिजर्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट है ही नहीं। तो अगर कोई दूसरा जेनेटिकली पेरेंट नहीं है तो सिमिलर या आइडेंटिकल जो पेरेंट होगा उनमें जो फीचर्स होंगे वो तो सेम ही होंगे, और सेम फीचर्स के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो वो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो यहाँ पर जब सेम या सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर जो उनमें कैरेक्टर्स होंगे वही तो बच्चे में जाएंगे, लेकिन वहां पर डिफरेंट पेरेंट्स हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, डिफरेंट पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर न्यू कैरेक्टर्स आ सकते हैं, यानी कि ओल्ड कैरेक्टर्स प्रिजर्व नहीं होते हैं इस केस में। यानी कि यहाँ पर जो यूजफुल कैरेक्टर्स हैं हो सकता है कि वो प्रिजर्व ना हो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है यूजफुल कैरेक्टर्स प्रिजर्व
हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, कोई दूसरा जेनेटिक डिफरेंट पेरेंट तो है नहीं। अब इसी का ऑपोजिट है यहाँ पर, यानी कि ये न्यू ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ पर सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर न्यू ट्रेड्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई नया टाइप का इंडिविजुअल रहेगा तब तो आएगा। लेकिन यहाँ पर नया ट्रेड्स आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन के केस में जो भी पेरेंट्स हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट है, तो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट है तो उनमें जेनेटिकली डिफरेंट ट्रेट भी होंगे, तो अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो नया ट्रेट यानी कि डिफरेंट ट्रेट आएगा। नाउ वी कम टू दिस पार्ट, इट कैन डिक्रीज इन यील्ड। डिक्रीज यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो जनरली इंक्रीज को यील्ड को इंक्रीज करता है, और ये जो है वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के केस में जो परफॉर्मेंस है या जो प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी में यहाँ पे डिक्लाइन होता है, यानी कि प्लांट्स का जो ऑफस्प्रिंग्स है, यानी कि इन जनरल प्लांट्स का जो फीचर्स है वो डिक्लाइन कर सकता है बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, एंड वहां पर हो रहा है आउटब्रीडिंग। तो वी आर गोइंग टू सी इन अदर चैप्टर्स इन जेनेटिक्स, जहां पर हम पढ़ेंगे कि इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इनब्रीडिंग की वजह से जो यील्ड है वो डिक्रीज कर जाता है, लेकिन यहां पर आउटब्रीडिंग की वजह से यील्ड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इट कैन नॉट कॉज स्पीशिएशन, यानी कि यहां पर न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन में ये हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस ही नहीं है। यहाँ पे वेरिएशंस क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पेरेंट तो सेम ही हैं या सिमिलर हैं, तो वेरिएशंस नहीं है, तो आगे चल के ये न्यू स्पीशीज न्यू वेराइटीज नहीं ला सकता है। लेकिन यहाँ पे स्पीशिएशन ये कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो उससे न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, न्यू वेरिएशंस आएंगे, और आगे चल के न्यू वेराइटीज से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि ये स्पीशिएशन में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर हम डिजीज रेजिस्टेंस के टर्म्स में बात करें कि जो इस टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्या उनमें डिजीज रेजिस्टेंस होता है? तो इनमें डिजीज रेजिस्टेंस काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया वेराइटी वाला ट्रेट तो आ ही नहीं रहा है। तो अगर कोई प्लांट जो कि इनब्रीडिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहा है, तो उसमें जो डिजीज होने वाले फीचर्स हैं वो तो मेंटेन्ड रहेंगे, क्योंकि दूसरा नया टाइप का वेराइटी आएगा तब तो उसमें नया टाइप का कैरेक्टर लाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई नया कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है, तो अगर इसमें बीमारी लग रहा है, इसमें बीमारी हो रही होगी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, किसी की भी वजह से, तो वो तो रहेगी ही। लेकिन वहां पर डिफरेंट पेरेंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे न्यू ट्रेट्स आ जाए जो उस स्पीशीज को या उस प्लांट को बना दे डिजीज के लिए रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिजीज रेजिस्टेंस है तो कभी बीमारी नहीं होगी, यहाँ पे भी होगी, लेकिन प्लांट में डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यहाँ पर डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट के फीचर हैं वो तो रहेंगे ही, कोई नया फीचर आ ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमम है, ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा है या फिर उसमें उन प्लांट्स में डिजीज नहीं हो सकता है वहां भी, लेकिन प्लांट की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। सो वी हैव डेल्ट विद ऑल द नॉर्मल points of difference between cross pollination and self pollination. So these were small points where these two types of pollinations are opposite to each other, and also there could be much more differences, but we are not going to go in detail of such discussions, because normally these are the points which are in our syllabus. Now we have completed almost all the points which are in our syllabus in terms of cross pollination and also self pollination. So cross pollination and self pollination is over, and now we will study about pollen pistil interaction.